तो हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास जो होने वाली है सीटेट 2024 के क्वेश्चन पेपर पर आधारित होने वाले हैं, क्योंकि आज मॉडल पेपर कराए जा रहे हैं ताकि आप लोगों का एग्जाम बहुत ही नजदीक है। एग्जाम की दृष्टि से ये पेपर बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप लोगों ने जो जिन भाई बहनों का पहले नहीं निकल पाया है और किस कारण से नहीं निकला है, इस प्रश्नों को कर कर उन्हें ये पता चलेगा कि हमने कहाँ गलतियां की। तो उन गलतियों को ठीक करने के लिए पहले हम पीवाईक्यू प्रश्नों को करेंगे, यानी प्रीवियस मॉडल पेपर को, यानी 2024 में जो एग्जाम हुआ है और 2024 में जो होने वाला है दिसंबर में, उसकी दृष्टि से बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। लेकिन आगे बढ़ने से पहले बता दें, जो लोग नहीं अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो परमार्थ क्वेश्चन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि लाइव आने पर आप लोगों के पास एक छोटा सा नोटिफिकेशन पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। तो पहला प्रश्न हमारा ये देखिए क्या कर रहा है। पहला प्रश्न हमारा ये करा है कि कक्षा में खेल प्रतियोगिता में हिस्सा लेते समय तनुज अपने दोस्तों से कहता है कि वह भाला फेंकने में हिस्सा लेगा और रस्सी कूदने में उसकी बहन हिस्सा ले सकती है, क्योंकि वह एक लड़की है और लड़कियां भाला नहीं फेंक सकती हैं। यह डैश को प्रदर्शित करता है। तो पहला हमारा देखिए कह रहा है कि जेंडर समता को समबद्धता को, दूसरा करा है जेंडर समानता को, और तीसरा करा है जेंडर समता को, और चौथा करा है कि जेंडर रूढ़िवादिता को। तो सभी लोगों को पता है कि ये सीधे सीधे प्रश्न जो जाएगा हमारा यहाँ पे उत्तर इसका होगा जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है। क्योंकि याद रखिएगा, एक कहावत है कि केवल वह लड़कियां खाना बना सकती हैं, लड़के नहीं। ऐसा नहीं है, ये जो दर्शाता है केवल लड़कियां बना सकती हैं ये खाना, ये केवल रूढ़िवादिता को दर्शाता है। केवल कमा सकता है लड़का, लड़कियां नहीं कमा सकती, ये भी रूढ़िवादिता को दर्शाता है। यानी केवल जहां शब्द लगे, या फिर कह सकते हैं कि जहां पर हमें ये लगे कि केवल इसके लिए या फिर उसके लिए बनाया गया है, वो शब्द आप लोगों का रूढ़िवादिता से होगा शब्द की। तो जेंडर रूढ़िवादिता को दर्शाता है, इसलिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पे। दूसरा प्रश्न हमारा ये करा है कि अभिसारी चिंतन, ठीक है, अपसारी चिंतन की बात कर रहा है यहाँ पे। अपसारी चिंतन डैश, जबकि अभिसारी चिंतन डैश को दर्शाता है। तो यहाँ पे देखिए हमारा पहला करा है कई, अपसारी चिंतन कई उत्तरों को प्रोत्साहित करता है, जबकि अभिसारी चिंतन एक ही समाधान को करता है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ ही जाएगा। याद रखिएगा, अगर हम लोग जान लेंगे अपसारी क्या होता है, अभिसारी क्या होता है, तो हम प्रश्नों को बहुत ही अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अगर हम अपसारी की बात करें, ठीक है, अपसारी चिंतन की बात करें, तो ये क्या करता है, कई उत्तरों वाला प्रश्न को प्रदर्शित करता है और कल्पनाशील होता है। याद रखिएगा, ये कैसा होता है, कल्पनाशील होता है। और अभिसारी की अगर बात किया जाए, तो ये क्या होता है, बंधे बधाए प्रश्नों का उत्तर देता है। यानी कह सकते हैं एक ही उत्तर पर केंद्रित होता है, ठीक है, एक ही उत्तर पर क्या होता है, ये केंद्रित होता है। जैसे हम कह दें कि ये बताओ 2+2 कितना होता है, तो किसी भी बालक से पूछेंगे 2+ कितना होता है। याद रखिएगा, अगर किसी भी बालक से हम कहेंगे कि 2+ कितना होता है, तो सभी बालकों का उत्तर होगा केवल व केवल 4। जैसे में बहुविकल्पी में से किसी एक प्रश्न आपसे ऑप्शन पूछा गया और प्रश्न प्रश्न पूछा गया और ऑप्शन में से किसी एक को ही चुनना है, तो ये बधे बधाए प्रश्न है, यानी अभिसारी चिंतन है। ठीक है। लेकिन अगर हम कह दें कि आप यहाँ से दिल्ली किस कितने तरीकों से जा सकते, कैसे कैसे जा सकते हैं, तो बालक कहेगा कि हम हवाई जहाज से जा सकते हैं, कोई बालक कहेगा कि हम साइकिल से जा सकते हैं जिसका नजदीक होगा, कोई बालक कहेगा कि हम बाइक से जा सकते हैं, कोई बालक कहेगा कि हम रेल मार्ग से जा सकते हैं। यानी हम दिल्ली पहुंचने के लिए कई तरीकों का उपयोग कर रहे हैं, तो ये जाएगा आपका अपसारी। याद रखिएगा, अपसारी चिंतन के। तो यानी हम कह सकते हैं कि कई उत्तरों वाला जो होगा, कई उत्तरों वाला होगा और उसका उत्तर सही होगा, वो अपसारी के साथ जाएगा, और जिसका बधा बधाया प्रश्न आएगा, उत्तर आएगा, वो क्या जाएगा, अभिसारी चिंतन। तो अपसारी चिंतन कल्पना पर आधारित होता है, अभिसारी जो होता है बधे बधाए प्रश्नों पर उत्तर पर होता है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर जो जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। तीसरा प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समावेशी शिक्षा के बारे में सही नहीं है। समावेशी शिक्षा की बात किया है, तो पहला हमारा कर रहा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ है ऐसे तरीकों से शिक्षण जो बहिष्कृत न करे। यहाँ पे देखिए बहुत ही बेहतर प्रश्न है। तो ये तो आपका ऑप्शन गलत है, नहीं की बात किया है, इसलिए सही है, ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि समावेशी शिक्षण का अर्थ होता है उसका शिक्षा शास्त्र को अपनाना जो सभी शिक्षार्थियों को आवश्यकता का समर्थन करता है। एकदम सही है, इसलिए ये ऑप्शन भी आपका गलत है। दूसरा कह रहा है कि एक समावेशी कक्षा भाषा शैली में अंतर को समायोजित करता है, यानी सभी को साथ में लेकर चलने की बात कर रहा है और सहयोग को बढ़ा देता है। ये भी आपका सही है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका क्या होगा, गलत होगा। चौथा कह रहा है, अगर चौथा हमारा है निश्चित पाठचर्या और मानक मूल्यों के आसपास के एक पर केवल निर्धारित कर दिया, इसलिए ऑप्शन हमारा जो जाएगा यही सही होगा, चौथा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे चौथे प्रश्न।
चौथा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। चौथा तो बहुत ही अच्छा है, कूट का प्रश्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे कम से कम 4 से 5। अब के जो प्रश्न बनाए जा रहे हैं कूट प्रश्न पर ही आधारित प्रश्न बनाए जा रहे हैं। तो हमारा देखिए क्या कर रहा है चौथा का, शिक्षण करा कि कथन ए कर रहा है कि शिक्षार्थी जो पहले से जानता है कि उसका आधार पर अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। और कारण 2, पैटर्न ढूंढने और पिछले ज्ञान के साथ जुड़ाव बनाने के शिक्षार्थी की जानकारी का समर्थन के रूप में संसाधित करने में मदद करता है। तो यहाँ पे कह रहा है कि कौन सा विकल्प सही है। तो पहला हमारा कह रहा है कि ए और आर दोनों ही सही हैं। ए की आर की सही व्याख्या करता है। याद रखिएगा, एक बात याद रखिएगा, जहां पर आप लोगों को ऐसे प्रश्न लगे वहां पे ए और आर यानी जहां पर दोनों शब्द को सही मानता हो वही आपका व्याख्या वाला सही होगा। तो हमारा पहले में ही मिल रहा है, इसलिए राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो उनके आधार को ज्ञान का निर्माण करता है सही है। करा के पैटर्न ढूंढना और पिछले ज्ञान के साथ, पिछले मतलब पहले के जो ज्ञान आपके हैं उससे संबंधित है, इसलिए राइट आंसर जाएगा पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है। पांचवें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। पांचवा प्रश्न देख लेते हैं क्या कह रहा है। पांचवा प्रश्न ये करा है कि कथन ए, बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। कारण है इसका, बच्चों का विकास सार्वभौमिक होता है। सार्वभौमिक का मतलब होता है कई तरीकों से होता है। तो पहला करा है कि ए और आर दोनों सही है। ए और सही की व्याख्या करता है, नहीं करता है। दूसरा हमारा कह रहा है कि ए और आर दोनों सही है लेकिन ए आर की व्याख्या नहीं करता, ये भी गलत है। यहाँ पे कह रहा है ए सही है लेकिन आर गलत है। ठीक है, यही हमारा राइट आंसर होगा, क्योंकि बच्चों द्वारा बचपन अलग अलग संस्कृतियों में अलग अलग तरह से अनुभव किया जाता है। तो बच्चों का सार्वभौमिक विकास नहीं होता है, क्योंकि देखिए अलग अलग पृष्ठभूमि से बालक आएंगे और साथ में यानी विद्यालय में आएंगे, तो विद्यालय में अलग अलग क्षेत्र से आएंगे, अलग अलग संस्कृतियों भाषा के शैलियों से आएंगे, तो उनको सामंजस्य बैठाने में थोड़ी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए हमारा ए सही है, बी गलत है, आर सही है, आर गलत है। तो राइट आंसर हम कर सकते हैं हमारा जो जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पे छठे प्रश्न पे। छठा प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। छठा प्रश्न कह रहा है, अभिप्रेरणा के आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना है। मतलब यहाँ पे कह रहा है कि अभिप्रेरणा का मतलब होता है खुद से, ठीक है, प्रेरणा दूसरे के माध्यम से होता है, अभिप्रेरणा अपने से। आरोपण सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से किससे लगातार कोशिश और बेहतर प्रदर्शन की संभावना रहती है। तो पहला हमारा कह रहा है यहाँ पे सफलता के लिए आंतरिक आरोपण और असफलता के लिए बाहरी आरोपण। दूसरा हमारा कह रहा है कि सफलता के लिए बाहरी आरोपण और असफलता के लिए आंतरिक आरोपण। और यहाँ पे तीसरा करा है कि सफलता और असफलता दोनों आंतरिक सही है। यहाँ पे अभिप्रेरणा की बात किया है, याद रखिएगा अभिप्रेरणा की बात किया है। तो हमारा जो राइट आंसर जाएगा यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा असफलता और असफलता। याद रखिएगा असफलता और सफलता दोनों ही आपके आंतरिक आरोपण हैं, क्योंकि यहाँ पे अभिप्रेरणा की बात किया, अभिप्रेरणा खुद से आती है, तो असफलता और सफलता भी आपके खुद से आएंगे। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, तीसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं सातवें प्रश्न पे। प्रश्न अगर अच्छे लग रहे हो, क्लास अच्छी लग रही हो तो सब्सक्राइब करके जाइएगा, लाइक जरूर करिएगा। जितने लोग देख रहे हैं भाई बहन लाइक जरूर करिएगा। तो हमारा देखिए तीसरा क्या कह रहा है, सातवां प्रश्न ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रगतिशील शिक्षा का एक प्रमुख सिद्धांत है। तो पहला हमारा देखिए क्या कह रहा है कि छात्रों के सीखने को मापने के लिए मानसिक परीक्षण सबसे अच्छा तरीका है। दूसरा हमारा कह रहा है कि छात्रों को अपने शिक्षकों से ज्ञान का निष्क्रिय प्राप्त करता होना चाहिए। और तीसरा करा है सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए। चौथा करा है कि पाठचर्या पूर्व निर्धारित और सार्वभौमिक होनी चाहिए। तो सातवें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया है प्रगतिशील शिक्षा की। प्रगतिशील शिक्षा जब भी प्राप्त करेंगे आप विद्यालय में प्राप्त करेंगे। कहाँ प्राप्त करेंगे, विद्यालय में प्राप्त करेंगे। तो विद्यालय में शिक्षक का होना जरूरी है। तो यहाँ पे कह सकते हैं सीखना प्रमाणिक कार्यों पर आधारित होना चाहिए, जिसका कोई प्रमाण हो, जिसका कोई अर्थ हो, उसके साथ होना चाहिए। तो राइट आंसर जो सातवें का जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का तीसरा है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं आठवें प्रश्न पे। आठवां हमारा कह रहा है कि विकास के किस पहलू में तर्क चिंतन समस्या समाधान की व्याख्या होती है। यहाँ पे देखिए क्या कहा है, पहलू में विकास की, याद रखिएगा विकास का क्षेत्र है, ठीक है, विकास का क्षेत्र है, उसके अंतर्गत क्या पूछा है। उसके अंतर्गत पहले पूछा है तर्क पूछा है, दूसरा हमारा पूछा है चिंतन पूछा है, और तीसरा पूछा है समस्या समाधान। ठीक है,
तो हमें एक समस्या समाधान व्याख्या तीनों किस में नजर आता है? पहला हमारा करा है सामाजिक विकास में, दूसरा करा है संज्ञानात्मक विकास में, तीसरा करा है नैतिक विकास में, चौथा करा है गतिक विकास में। तो 8वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? याद रखिएगा, तर्क भी हो, समस्या समाधान भी हो, चिंतन भी कर सकता है बालक विकास के क्षेत्र में, तो ये राइट आंसर जो जितने लोगों का आया है यहाँ पे संज्ञानात्मक विकास एकदम करेक्ट होगा। सामाजिक में क्या होता है? बालक केवल सामाजिक कार्यों को सीख सकता है। और यहाँ पे नैतिक विकास में केवल किस तरीके से रहना है समाज में उसको सीख सकता है। गतिक विकास में हमें किस प्रकार से आगे बढ़ना है इस पर आधारित है। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे हमारा तीसरा होगा, करेक्ट आंसर तीसरा। आगे बढ़ दूसरा होगा, 8वें का दूसरा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 9वें प्रश्न। 9वां प्रश्न बहुत ही अच्छा है, सब लोग जानते हैं कि लेव वाइगोस्की वास्तविक वास्तविक कर, करते हैं कि डैश बच्चों में स्व नियमन के लिए महत्वपूर्ण है। पहला हमारा करा है कि असंतुलन, दूसरा करा है निजी वाक, तीसरा करा है कि अनुकूलन, और चौथा हमारा करा है कि संगठन। तो राइट आंसर यहाँ पे 9वें का किसके साथ जाएगा? देखिए, ले वाइगोस्की कहते हैं कि बालक खुद से अपने विचारों को प्रदर्शित करता है, बच्चों में नियमित महत्वपूर्ण होता है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे निजी वाक, यानी खुद का प्रश्न हो, खुद के आपके तर्क हो, खुद के आपके चिंतन हो। असंतुलन मतलब जहाँ पे आप मतलब कठिनाई का सामना करते हैं। अनुकूलन क्या होता है? दूसरे के अनुसार ढल जाना। संगठन जहाँ पर आप रह रहे हैं। तो यहाँ पे निजी वाक जाएगा। राइट आंसर जितने लोगों का आया है यहाँ पे दूसरा एकदम करेक्ट होगा। 9वें का दूसरा एकदम करेक्ट होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 10वें प्रश्न पे। 10वां देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। 10वां हमारा ये करा है कि ए लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत। नैतिक विकास से संबंधित ये है कि जिसमें बालक समाज में किस प्रकार से रहा जाता है उससे संबंधित होता है। इतना बात याद रखिएगा। कोहलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत में बच्चों के कार्यों को उनके परिणाम के आधार पर अच्छा या बुरा समझने में इस समझ पर पहुंचते हैं कि नियम और कानून नन्य नम्य हैं और बदले जा सकते हैं। और कारण आर कह रहा है कि लॉरेंस कोहलबर्ग का तर्क है कि नैतिक विकास क्रमिक रूप से चरणों में होता है। तो चरणों में तो ही होता है। तो 10वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? पहला करा है ए और आर दोनों सत्य हैं। ए और सही व्याख्या करता है, एकदम सही है। ठीक है, तो राइट आंसर जितने लोगों का पहला है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं। कूट के प्रश्न आप लोगों को कम से कम 4 से 5 नंबर की मिले। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है हमारा 11वां कि हार्वर्ड गार्डनर के बहुबुद्धि के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा सेट बुद्धि और उसके संबंधित विशेषताओं के सही मेल का प्रतिनिधित्व करता है? तो पहला हमारा कह रहा है अंतर व्यक्तित्व, दूसरों को समझने और उनके साथ संबंध स्थापित करने के कौशल को करता है। नहीं, अगर अंतर व्यक्तित्व है तो व्यक्ति अपने अपने कार्यों को, अपने तर्क को, अपने विचारों को रखेगा, दूसरों के नहीं। तो दूसरा हमारा कह रहा है कि तार्किक गणितीय, याद रखिएगा तार्किक जो होता है, गणितीय जो होता है नृत्य क्रीड़ा से संबंधित तो नहीं। तार्किक जो होता है, गणितीय होता है, वो तर्क पर आधारित होता है। तो ये संगीत नहीं आएगा। ये नृत्य और क्रीड़ा जो होता है संगीत में आ जाएगा, गलत है। तो यहाँ पे देखिए तीसरा करा है कि संगीत, ये जो है ये संगीत के साथ ही आएगा, लेकिन प्रदर्शन और रचना करना कौशल है, ये भी आपका राइट आंसर होगा। यही आपका संगीत के द्वारा प्रदर्शन कर सकते हैं, यहाँ पे नृत्य कर सकते हैं, क्रीड़ा कर सकते हैं, प्रदर्शन कर सकते हैं, या फिर रचना के कौशल को प्रदर्शित कर सकते हैं। तो जितने लोगों का यहाँ पे आया है हमारा तीसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं 12वें प्रश्न पे। 12वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 12वां प्रश्न ये करा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन अधिगम के बारे में सही है? तो पहला सही नहीं है, नहीं की बात किया है। ऐसे प्रश्न आप लोगों को परेशान कर सकते हैं। तो पहला हमारा करा है अधिगम शिक्षार्थियों के पूर्व ज्ञान पर निर्भर होता है। तो ये आपका क्या है? सही है। अधिगम जो होता है, अधिगम का मतलब होता है सीखना, और आप पहले भी सीख सकते हैं, बाद में सीख सकते हैं, चलते हुए भी सीख सकते हैं, इसलिए ये सही है। ये आधार पे ये गलत है। दूसरा हमारा कह रहा है कि अधिगम का तात्पर्य पूर्व वैचारिक स्कीम से यहाँ पे पुनर्गठन से है। ये भी आपका ऑप्शन सही है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपका गलत है। दूसरा कह रहा है अधिगम सामाजिक क्रिया द्वारा यहाँ पे संसाधित होता है। कह रहा है कि अधिगम जो होता है, याद रखिएगा, अधिगम सामाजिक क्रियाओं द्वारा संसाधित होता है, ये भी आपका सही है। इस आधार पे ये भी गलत है। कह रहा है कि अधिगम एक प्रक्रिया नहीं अपितु एक उत्पाद है। उत्पाद का मतलब होता है जिसका निर्माण किया जा सके, ये गलत है। तो राइट आंसर जाएगा आपका चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 13वें प्रश्न पे। 13वां प्रश्न देख लेते हैं कितने लोगों का सही होता है। कारण निम्नलिखित में से कौन सा कारक समस्या समाधान को बढ़ावा देता है? तो पहला करा है अपसारी चिंतन, दूसरा करा है कार्यात्मक चिंतन, तीसरा करा है कि निष्क्रिय, चौथा करा है हमारा कि प्रतिक्रिया सेट। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? क्या करा है कि कौन सा समस्या समाधान का मतलब होता है तर्क, और तर्क यहाँ पे सोच को निर्माण करता है, सृजनात्मकता को निर्धारित करता है। तो ये जो जहां पर आए ये आपका जाएगा अपसारी चिंतन के साथ जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा जितने लोगों का आया है यहाँ पे पहला एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 14वें प्रश्न पे।
14वां प्रश्न ये करा है कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार किस स्तर पर बच्चे आत्म केंद्रित होते हैं और किसी कार्य को करने के में अपना ही लाभ देखते हैं। तो पहला हमारा करा है कि पहले स्तर के चरण में, दूसरा करा है कि पहले स्तर के दूसरे चरण में, तीसरा करा है कि दूसरे स्तर के तीसरे चरण में, चौथा करा है कि तीसरे स्तर के 5वें चरण में। तो राइट आंसर यहाँ पे 14वें का किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट करिए 14वें का किसके साथ जाएगा। देखिए कोहल वर्ग के नैतिक विकास का जो ये चरण है, ये आपका जाएगा दूसरे के साथ जाएगा, पहले स्तर के दूसरे चरण में जाएगा। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 15वें प्रश्न का। 15वां प्रश्न हमारा देखिए क्या करा है कि वंचित वर्गों से संबंधित विद्यार्थियों के समावेशन के लिए क्या जरूरी है? पहला करा है हमारा विविध परंपराओं के प्रति जागरूकता और संवेदनशीलता को बढ़ावा देना चाहिए। ये तो बात सही है, याद रखिएगा, और यही हमारा ऑप्शन सही होगा। और भी देख लेते हैं, पहचान आधारित रूढ़ियों के मतलब होता है रूढ़िवादिता को दर्शाता है, ये गलत है। करा सामाजिक समझदार के आधार पर कक्षा में अलगाव की बात किया है, इसलिए ये भी निगेटिव वर्ड है, ये गलत है। यहाँ पे समान क्षमताओं के आधार पर विद्यार्थियों को समूह को विभाजित करने बांटने की बात कर रहा है, इसलिए गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला आया है एकदम करेक्ट आंसर है। 16वें प्रश्न पे आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। 16वां प्रश्न हमारा ये कर रहा है कि निम्नलिखित में से उपयोगी प्रतिपुष्टि की एक विशेषता कौन सी है? कह रहा है कि केवल, देखिए जहां पर केवल मात्र ही जैसे शब्द आए, याद रखिएगा, वो ऑप्शन आपका गलत होगा। तो केवल शब्द दिया है इसलिए ये ऑप्शन गलत है। यह व्यापक और समान नहीं है, ये भी गलत है। कह रहा है कि दूसरा करा है, तीसरा करा है केवल शब्द, फिर यहाँ पे गलत है। यह सामाजिक प्रतिपुष्टि है। राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, क्योंकि उपयोगी प्रतिपुष्टि की विशेषता कौन सी है? तो एक सामयिक, सामाजिक नहीं है, सामयिक है प्रतिपुष्टि। तो जितने लोगों का यहाँ पे चौथा है एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 17वां प्रश्न देख लेते हैं क्या करा है। 17वां ये करा है कि समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था में पहला करा है कि अंग हाथों और पैरों की तुलना में तेजी से बढ़ते रहते हैं। दूसरा हमारा करा है कि विकास सिर से पांव तक होता है। तीसरा करा है कि भाषा का विकास तेजी से होता है क्योंकि वह विकास के लिए संवेदनशील अवधि है। और यहाँ पे चौथा करा है कि सूक्ष्म गति कौशल के विकास के साथ शारीरिक विकास तेजी से होता है। तो 17वें का राइट आंसर किसके साथ जाएगा? जल्दी से कमेंट कर दीजिए। शैशवावस्था की बात किया है, याद रखिएगा समीपस्थ सिद्धांत कहता है कि शैशवावस्था की अगर बात करता है तो शैशवावस्था में यहाँ पे तुलना में तेजी से बढ़ते हैं हाथ पैरों की शिक्षा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे, इस शैशवावस्था में बालक क्या करता है? हाथ पैरों को चलाना सीखता है। तो यहाँ से हम जान सकते हैं कि बालक किसी कोई कार्य को नहीं करता, केवल उसकी शारीरिक कमजोरी बढ़ना होती है। तो राइट आंसर जो जाएगा यहाँ पे पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 18वें प्रश्न पे। कूट का प्रश्न है, बहुत ही अच्छा है। कह रहा है हमारा अभिकथन कर रहा है कि विद्यार्थी पाठ्यक्रम को विद्यार्थियों के सांस्कृतिक ज्ञान को उचित स्थान और मूल्य देना चाहिए। दूसरा हमारा कह रहा है कारण आर, विद्यार्थियों को उनकी सांस्कृतिक पहचान को बनाए रखने के लिए समर्थन प्रदान करना सीखने की प्रक्रिया को सुगम बनाना चाहिए। तो हमारा कह रहा है सही कथन का विकल्प चुनिए। पहला कह रहा है ए और आर दोनों सही है, और ए और आर की व्याख्या करता है। 18वें का राइट आंसर किसका? हमने कहा है जहां पर दोनों आए और दोनों ही व्याख्या सही करे वही ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पे राइट आंसर जो जाएगा हमारा पहले से जाएगा। ट्रिक के साथ अगर चलेंगे तो बहुत ही अच्छे तरीके से प्रश्नों को सॉल्व कर लेंगे। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 19वें प्रश्न पे। 19वां प्रश्न देख लेते हैं। 19वां प्रश्न हमारा ये कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसे रचनात्मक मूल्यांकन नहीं माना जाता? जिस रचनात्मक का मतलब होता है तर्क नहीं कर सकता है, सोच नहीं कर सकता है, बालक किसी पे चिंतन नहीं कर सकता है, सृजनात्मक कार्य नहीं कर सकता है। इस आधार पे ये हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, यानी कौन सा नहीं माना जा सकता? तो पहला हमारा कह रहा है कि छात्रों के पूर्व ज्ञान को निर्धारित करने के लिए एक नई अवधारणा की शुरुआत में दिया गया आकलन। देखिए यहाँ पे आकलन की बात कर रहा है, तो इस आधार पे ये हमारा सही है, लेकिन ऑप्शन ये गलत होगा। छात्रों और शिक्षकों को अग्रगामी का मतलब है आगे की सोच वाला प्रतिपुष्टि प्रदान करनी चाहिए। कक्षा के दौरान दिया गया मूल्यांकन मतलब पहले से ही सोच आगे बढ़ने की बात किया जाए, ये भी ऑप्शन आपका सही है, इसलिए ये गलत है। तीसरा हमारा करा है कि एक मूल्यांकन कार्य को जो मापदंड के एक मापक मानक पैमाने के अनुसार छात्रों की तुलना करने में सहायता होती है। तो 19वें का देखिए यही तुलना करने की बात कर दिया है, इसलिए ये ऑप्शन आपका सही होगा। गलत है, लेकिन ये ऑप्शन आपका सही होगा। एक आकलन एक छात्र के सीखने में गलत अवधारणाओं को पहचान करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ये प्रयोग की बात किया है, यानी आगे उसे सुधार करने की बात किया, लेकिन यहाँ तुलना करने की बात किया है, इसलिए राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे तीसरे के साथ। आगे बढ़ते हैं 20वें प्रश्न पे।
20वां प्रश्न ये करा कि निम्नलिखित में से पठन वैकल्प की एक विशिष्ट विशेषता कौन सी है। तो पहला हमारा करा रचनात्मक समस्या समाधान में कठिनाई, दूसरा हमारा करा कि यहाँ पे करा ध्वन्यात्मक प्रसंगरण में कठिनाई, और तीसरा करा है कि शारीरिक समन्वय में कठिनाई, और चौथा करा है कि स्थानिक समझ डैश जानकारी में कठिनाई। तो राइट आंसर यहाँ पे 20वें का कितना जाएगा। देखिए यहाँ पे बात किया है हमारा कि यहाँ पे वैकल्पिक एक विशिष्ट विशिष्ट विशेषता है, तो हमारा जो जाएगा शारीरिक, ठीक है, शारीरिक समन्वय में कठिनाई। तो राइट आंसर 20वें का जो जाएगा, सॉरी यहाँ पे 20वें का कहा है, एक मिनट प्रश्न को देख लेते हैं फिर से। कह रहा है कि निम्नलिखित में पठन पढ़ने से संबंधित कर रहा है, विशिष्ट विशेषता की बात कर रहा है, तो धनात्मक यहाँ पे जाएगा, धनात्मक प्रसंगरण में कठिनाई होगी, जिसमें क्या कर सकता है बालक पढ़ने में कठिनाई का सामना करना पड़े। ठीक है, राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 21वें प्रश्न पे। 21वां प्रश्न करा निम्नलिखित में से किस प्रकार के प्रश्न एक छात्र की जानकारी का गंभीर रूप से मूल्यांकन करने की योग्यता का आकलन करने में मदद करता है। तो पहला करा ये प्रश्न जो शब्द की सरल परिभाषा से पूछते हैं, दूसरा करा कि दूसरा हमारा देखिए क्या कर रहा है कि वे प्रश्न जो छात्र की व्यक्तिगत राय पूछते हैं। राइट आंसर जाएगा यहाँ पे हमारा दूसरे के साथ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं यहाँ पे तीसरे पे 22वें प्रश्न पे। 22वें प्रश्न देखिए हमारा क्या कर रहा है। 22वां प्रश्न हमारा बहुत ही बेहतर है, कर रहा है हमारा कि बाधिता एक डैश स्थिति है, जबकि अक्षमता एक डैश स्थिति है। तो पहला हमारा करा है जैविक कार्यात्मक, दूसरा करा है कि जैवात्मक है, कार्यात्मक और जैविक है, और तीसरा करा है कि कार्यात्मक शारीरिक, और चौथा करा है कि सामाजिक और मनोवैज्ञानिक है। तो 22वें का किसके साथ जाएगा। यहाँ पे बाध्यता की बात किया है तो ये जैविक से जाएगा, स्थिति है, जबकि अक्षमता जो होती है कार्यात्मक होती है। अक्षमता का मतलब किसी कार्य करने में असमर्थ होना। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 22वें का पहले के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न पे 23वें। 23वां प्रश्न हमारा करा कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन संज्ञान और भावनाओं के बीच के संबंध को उपयुक्त रूप से परिभाषित करता है। तो पहला हमारा करा है कि संज्ञान और भावनाओं दोनों स्वतंत्र प्रणाली है, और दूसरा करा है कि यहाँ पे भावनाएं और संज्ञान आपस में एक दूसरे को यहाँ पे पारस्परिक रूप से निर्भर करती है, और तीसरा करा है कि संज्ञान भावनाओं को प्रभावित करता है, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है, और चौथा करा है कि भावनाएं संज्ञान को प्रभावित करती हैं, लेकिन इसका विपरीत सत्य नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे 23वें का किसके साथ जाएगा, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। यहाँ पे कहा है निम्नलिखित कथन में संज्ञान की बात किया है, भावनाओं की बात किया है, संबंध की इसकी बात किया है, परिभाषित करने की बात किया है, यानी चार यहाँ पे ऑप्शन और आपको पॉइंट दे रहा है। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 23वें का जो जाएगा हमारा याद रखिएगा। देखिए 23वें का जो राइट आंसर होगा, भावनाएं संज्ञान आपस में एक दूसरे के पारस्परिक रूप से निर्भर करती है। ठीक है, आपकी भावना है तब आप किसी चीज को देख रहे हैं, आप उसको सोच विचार कर रहे हैं, संज्ञान में ला रहे हैं, मतलब आप सोच रहे हैं उसके बारे में, आपस में एक दूसरे से पारस्परिक रूप से निर्भर करते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा, दूसरे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 24वें प्रश्न पे। 24वां प्रश्न करा है प्राथमिक कक्षाओं में भाषा का विकास किस प्रकार से संसाधित होता है। तो पहला करा है जब शिक्षक अमूर्त मतलब होता है कल्पनात्मक अवधारणाओं को प्रदर्शित करने में ठोस उदाहरण का प्रयोग करता है। दूसरा हमारा करा है जब शिक्षक औपचारिक का मतलब होता है जो सामान्य हो, ठीक है, भाषा के प्रयोग पर जोर देते हुए उसे लागू करता है। तीसरा करा है हमारा कि जब शिक्षक बच्चों को मातृभाषा की अवहेलना की उपेक्षा करता है, अवहेलना का मतलब रोकने की बात कर रहा है, उसपे डांटता है। चौथा करा है कि जब शिक्षक मूर्त वस्तुओं के बजाय संकेतों, और मूर्त का मतलब होता है जो वस्तु उपस्थित हो उसके बजाय संकेत यानी किसी के माध्यम से बता रहा है, शुरू करता है। तो राइट आंसर यहाँ पे 24वें का किसके साथ जाएगा, प्राथमिक कक्षा में भाषा विकास प्रारंभ संसाधित है, तो यहाँ पे जाएगा हमारा पहले के साथ जाएगा, क्योंकि जब शिक्षक अमूर्त अवधारणाओं को यहाँ पे प्रदर्शित करने के लिए ठोस उदाहरण देता है, जैसे कि हम कह सकते हैं कि कक्षा 5 यानी 1 से लेकर 5 तक के बालकों को आपको क्या करना है, किसी पेड़ के बारे में बताना है, तो आप क्या करेंगे, किसी पेड़ का उदाहरण देंगे। पहले आप बालक से कहेंगे ये बताइए कि हमें आप आते समय रास्ते में कितने पेड़ देखें। अगर आम के बारे में पूछना है तो वो बालक कहेगा कि आते समय आम भी देखें, नीम भी देखें, और इसके बाद अमरूद भी देखे। तो बालक से कहेंगे कि आम आम आपने देखा रास्ते में, पहले देखिए उसकी जड़ होती है, तना होता है, पत्तियां होती है, टहलियां होती हैं, इससे हमें फल प्राप्त होता है, इससे हमें ऑक्सीजन प्राप्त होता है। इस तरीके से हम ठोस अवधारणा दे सकते हैं। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे 24वें का पहले के साथ जाएगा। जितने लोगों का पहला है एकदम करेक्ट है। आगे बढ़ते हैं 25वें प्रश्न। 25वां प्रश्न बहुत ही निम्नलिखित में से कह रहा है, प्रथम बहुत ही अच्छा प्रश्न ये है, कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक अभिप्राय का सही वर्ण, आंतरिक मतलब था खुद के अंदर, ठीक है, जिससे आप सीख सके,
पहला हमारा करा अभिप्रेरणा जो बाहरी पुरस्कारों से आती है, ये तो आपका गलत है, याद रखिएगा। बाहरी अभिप्रेरणा, ये पुरस्कार जहां पर आए काट दीजिएगा। अभिप्रेरणा जो कार्य के व्यक्तिगत आनंद से आती है, एकदम राइट आंसर है। किसी कार्य करने के लिए आप अगर उत्साहित हैं तो ही होता है आपका आंतरिक अभिप्रेरणा। अभिप्रेरणा जो दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करने की बात की है, गलत है। ठीक है, ये आपका गलत है। कह रहा है कि दंडात्मक भय, ये भी गलत है। राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे दूसरे के साथ जाएगा। जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा, एकदम करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं 26वें प्रश्न। 26वां प्रश्न ये करा है, निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन के उदाहरण है? पहला करा है बोल कर सोचो, दूसरा का संकेत और इशारों के माध्यम से, तीसरा करा है कि प्रश्न, और चौथा हमारा करा है कि आधा हल किया हुआ उदाहरण, और चौथा करा है रट कर दोहराओ। तो राइट आंसर यहाँ पे आलंबन की बात कर रहा है, याद रखिएगा। आलंबन की बात कर रहा है तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? जल्दी से 26वें का करेक्ट आंसर क्या होगा? देखिए, आलंबन का मतलब होता है आधा छोड़ देना। बोल कर सोचो, आधा बोले फिर इसके बाद सोच लीजिए। संकेत और इशारों, हमने किसी को इशारा कर दिया और छोड़ दिया। प्रश्न, प्रश्न करके छोड़ दिया। आधा हल किया हुआ उदाहरण, ये भी होगा टकराव दोहरा। तो राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे किसके साथ जाएगा? हमारा पहले के साथ, तीसरे के साथ जाएगा। ए, बी, सी और यहाँ पे डी होगा। ठीक है, तो यहाँ पे रट कर जो आएगा दोहरा, यही आपका गलत होगा और सब सही होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 27वां प्रश्न देख लेते हैं क्या कर रहा है। विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल से पहले सकल पेशी कौशल विकसित करते हैं। यह दर्शाता है कि विकास, पहला करा है कि अराजक है, दूसरा शीर्षगामी है, तीसरा करा है कि रेखीय और चौथा करा है समीप दूराभिमुख है। तो राइट आंसर यहाँ पे किसके साथ जाएगा? 27। जल्दी से कमेंट कर दीजिए। तो याद रखिएगा ये जो जाएगा यहाँ पे समीप दूराभासी होगा कि विकास के क्रम में बच्चे सूक्ष्म पेशी कौशल, सूक्ष्म पेशी कौशल का मतलब छोटे पेशी कौशल, जिसे सीखने के लिए बालक छोटे छोटे क्रियाएं करते हैं, पहले पेशी कौशल का विकास करते हैं, फिर दर्शाता है। ये राइट आंसर जो जाएगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 28वें प्रश्न पे। 28वां करा, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी क्षमता मूर्त संक्रियात्मक सोच को पूर्व संक्रियात्मक सोच से अलग करती है? पहला करा इंद्रियों का समन्वय। याद रखिएगा, इंद्रियों का समन्वय ये शैशवावस्था के लिए है, शैशवावस्था के लिए, इसलिए ये गलत है। विकेंद्रीकरण, विकेंद्री मतलब बांटना, यही राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा दूसरा हमारा राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे 29वें प्रश्न पे। 29वां करा कि रस्सी कूदते समय पैर में रस्सी फंसने के कारण आउट होने के बाद अरु कहती है कि उसे रस्सी ने जानबूझकर आउट किया है। जिन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत को किस अवस्था में बच्चे इस तरह के तर्क देते हैं? पहला करा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, संवेदी चालक अवस्था, पूर्व संचलित अवस्था। तो राइट आंसर यहाँ पे 29वें का किसके साथ जाएगा? तो ये जो जाएगा हमारे यहाँ पूर्व संचलन अवस्था में होता है। राइट आंसर जो होगा हमारे यहाँ पे चौथे के साथ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, आज की क्लास का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है हमारा कि सीखने के सामाजिक संरचनावादी सिद्धांत विचार इस बात को वकालत करता है कि, पहला हमारा कह रहा है शिक्षार्थी दूसरे निष्क्रिय रूप से ज्ञान प्राप्त करते हैं, शिक्षार्थी दूसरों से निष्क्रिय रूप से प्राप्त करते हैं ज्ञान, और दूसरा करा शिक्षार्थी सक्रिय रूप से ज्ञान का निर्माण करते हैं। तो ये तो ऑप्शन आपका सही है। तीसरा करा हमारा यहाँ पे व्याख्या देने और समझने का प्रभाव सक्रिय होता है, ये गलत है। चौथा करा है कि प्रत्याहार और दोहराव की चिंता प्रक्रिया में प्रभावी शिक्षण को प्रदान करता है, ये भी गलत है। राइट आंसर जितने लोगों का यहाँ पे आया है दूसरा एकदम करेक्ट आंसर होगा। तो आज की क्लास आप लोगों को कैसी लगी, एक बार कमेंट बॉक्स में अपना राय सुझाव जरूर दीजिएगा। और जो भाई बहन तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से परम एजुकेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही शेयर कर दीजिए अपने अपने ग्रुपों में, एक बार शेयर कर दीजिए ताकि आगे भी आप लोगों की क्लास चलती रहे। अगली क्लास जो आप लोगों की होगी, गणित पे जितने भी प्रश्न है 30 प्रश्न उन सबको सॉल्व करा दी जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। आप लोग अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा, आप लोगों से निवेदन है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।